तो लास्ट क्लास में हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन देखे हैं, ठीक है। और लास्ट में हम लोगों ने एक क्वेश्चन पर बात ख़त्म किया था, ठीक है। चलिए तो थोड़ा वही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद कुछ बातें हम लोगों ने और भी करी हुई हैं, ठीक है। चलो, तो एक क्वेश्चन मैंने दिया था ऐसा कुछ, बेंजीन है, इसका रिएक्शन सक्सिनिक एनहाइड्राइड से कराया गया है इन प्रेजेंस ऑफ क्या, AlCl3। तो A कुछ बना था, फिर इसका करा दिया गया था हाइड्रोलिसिस। B कुछ बना था, फिर इसमें हम लोगों ने डाल दिया था, क्लेमेंसन रिडक्शन करा दिया था ना, जिंक Hg है ना और HCl, क्लेमेंसन रिडक्शन C हो गया था। और फिर लास्ट में हम लोगों ने इसमें H+ डाल दिया था तो D बना था, ठीक है। आपको ABCD पहचानना था, ठीक है ना। तो बन गया होगा कई लोगों का, ज़रा समझा जाए, है ना। अच्छा, आपको हिंट भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ था, है ना, तो कई लोगों का बन गया होगा, है ना, काफ़ी लोग इसको बना लिए होंगे। अच्छा, ये एनहाइड्राइड है और AlCl3 डालें तो इससे तो एसिलियम कार्बोकेटाइन बनता ही है ना। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का कंडीशन है, ये बात किए थे हम लोग, वही रिएजेंट है। तो कैसे होता था कि भाई ये अपना लुईस एसिड हो गया, ये अपना लुईस बेस हो गया, ये इसको कोऑर्डिनेट कर देगा, ये यहाँ से टूट जाएगा, तो एक ऐसा एसिलियम कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनता हुआ OAlCl3, इस पे माइनस, ठीक है, ऐसा बनेगा क्या, इसमें डाउट तो नहीं है किसी को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनहाइड्राइड लेकर उसका AlCl3 डालकर हमने आपको बनाकर दिखाया था कि देखो कैसे कैसे स्टेप वाइज बनता है। ये कैसे बन गया, अगर किसी को डाउट हो तो कल की कॉपी, जो कल के लेक्चर हम लोगों ने फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात जो हम लोगों ने करी है उसको एक बार देखिए, ऐसा बन जाएगा। तो ये एसिलियम कार्बोकेटाइन बन गया, ये है अपना बेंजीन, तो ये बड़े मज़े से जाके इस बेंजीन पर अटैक कर देगा। तो अपना जो A कंपाउंड बना है, A बन गया है कुछ ऐसा, ऐसा कुछ बन गया है। ये पोर्शन आके जुड़ जाएगा, फिर 1-2 कार्बन के बाद फिर C डबल बॉन्ड O, ये जुड़ गया इससे, फिर 1-2 कार्बन के बाद फिर C डबल बॉन्ड O है और फिर ये कंपाउंड जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हाइड्रोलिसिस में यहाँ से ये टूट कर यहाँ पर H आ जाएगा, तो मतलब ये इस तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये बन गया अपना B। फिर B में क्लेमेंसन रिडक्शन जब कर देंगे हम लोग, तो क्लेमेंसन रिडक्शन में मैंने आपको हिंट दिया था कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता है, वो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को करता है, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली क्लेमेंसन रिडक्शन हिंट का ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम लोग को ये अभी डिटेल में पढ़ना है आगे, है ना, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में। इनफैक्ट हम लोग बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स और बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एक साथ पढ़ेंगे अभी, है ना, और उसकी जितनी भी बातें हैं, किसको करेगा रिड्यूस, किसको नहीं करेगा, किसको कहाँ तक करेगा, है ना, तो ये सब बातें हम लोग को पढ़नी है आगे। तो इसी वजह से इस पे इसका मैकेनिज़्म या इसमें बहुत सारा डिटेल में हम लोग बात नहीं किए। हाँ, फिलहाल जो काम की बातें हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि भाई ये एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करेगा, ये कीटोन है, और कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं करेगा, ये हिंट दिया था आपको, तो इसको नहीं कराओगे रिड्यूस, ये हो जाएगा। तो इसको होने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने ये बना लिया होगा, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर क्या आ गया होगा, H आ गया होगा, ये रिड्यूस होकर सीधा ये बनाता है। लास्ट स्टेप ये हो गया अपना C, क्या लास्ट स्टेप में जब H+ डाले हैं तो ये फिर से अगर आप ध्यान से देखो तो ये H+ कर जाएगा इस पर अटैक और इसको कर देगा बाहर, यहाँ बन जाएगा कार्बोकेटाइन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का एक रिएजेंट जो है वो ये भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड। तो अगर H+ दिया है तो स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड समझेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर बाहर करके इस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बना दोगे। अब ये वाला जो पोजीशन है और ये कार्बोकेटाइन बन ही गया है, ये बेंजीन बगल में है ही,
तो ये इस पर बड़ी तेज़ी से EAS करा देगा, है ना, इसी पे करा देगा। भाई जब इसी मॉलिक्यूल से ये जुड़ा हुआ है, इसके पास एक बेंजीन रिंग है, बगल में बन चुका है इलेक्ट्रोफाइल, है ना, ये अपना इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, तो ये किसी और बेंजीन को ढूंढने क्यों जाएगा, ये इसी पे इमीडिएटली अटैक कर जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर। और उसकी एक वजह ये भी है कि अगर ये इस पर अटैक कर दे तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक 6 मेंबर्ड रिंग बनती हुई नज़र आ रही है। 6 मेंबर्ड रिंग दिख रहा है ना, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 मेंबर्ड रिंग इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन जब जब जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ पे ये हाईली फेवरेबल होगा। ये बात हम लोगों ने पहले भी करी है और फिर से देखो वो एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। तो डी कंपाउंड जो बन गया है वो ये बन गया है। क्लियर हुआ? बना लिया होगा सबने, है ना, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था, है ना। चलिए चलो भाई नोट कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए। आओ, अच्छा एक चीज़, हाँ, तो हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का जैसे वो लिखे थे, क्या बोलते हैं, ड्रॉबैक्स, है ना। कुछ ड्रॉबैक्स फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में भी होते हैं, है ना, तो वो एक बार यहाँ पे लिख लिया जाए। और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का कुछ बेनिफिट भी होता है ओवर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। जरा एक बार समझा जाए, तो पहले लिमिटेशंस लिख लिया जाए, उसके बाद फिर बेनिफिट की बात करेंगे। ड्रॉबैक्स बोल लिया जाए, है ना, या लिमिटेशंस बोल लो। तो हम लोग लिख रहे हैं क्या, ड्रॉबैक्स ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। तो उससे पहले, है ना, जरा फटाफट एक बार फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में जो जो ड्रॉबैक होते हैं ज़रा उसको एक एक बार हम लोग, है ना, फटाफट ज़रा उसको मन में सोचिए क्या क्या होते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो, उस पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। जैसे पहला था कि रीअरेंजमेंट हो सकता है तो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलता है, करेक्ट। दूसरा था कि पॉली एल्काइलेशन हो जाता है, नहीं, क्योंकि वो बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाता है जो बन रहा है, तो उस पर प्रेफरेंशियल अटैक हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल का। तीसरा था कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो उसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन फेल कर जाता है। और चौथा था कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, लुईस बेसिक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, तो भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन फेल कर जाता है, और उसका रीज़न भी आपको मैंने समझाया था। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो तुरंत लास्ट क्लास का नोट्स एक बार रिवाइज़ करो, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैकेनिज्म से रिलेटेड हैं, ठीक है। उसी तरह से अब हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का भी कुछ ड्रॉबैक बात करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड इसका ड्रॉबैक नहीं है, ठीक है। इसका ड्रॉबैक है थर्ड और फोर्थ पॉइंट। जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट था ना, कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन फेल कर जाएगा, वहीं पर आप लिख सकते हो, या यहाँ भी पॉइंट लिख सकते हो कि जो लास्ट के 2 पॉइंट थे, कौन कौन से, एक पॉइंट था पॉइंट नंबर थर्ड कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा बेंजीन पर तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन फेल हो जाएगा, जैसे एल्काइलेशन फेल करता था, सेम रीज़न, सेम वजह से, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लुईस बेसिक ग्रुप जुड़ा होगा, जैसे NH2, NHR, NR2 और OH, यही 4, है ना, तो भी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जो है वो फेल कर जाएगा, ठीक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जैसा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ऐसा कि पॉइंट नंबर लिमिटेशन में लिख सकते हो कि सेम एज पॉइंट नंबर 3 and 4 ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लो जल्दी से, है ना, ड्रॉबैक्स में पॉइंट लिख लो कि सेम एज पॉइंट नंबर 3 and 4 ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन,
सेम एज पॉइंट नंबर 3 and 4 ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक वही दोनों सेम है। अच्छा, इसमें कुछ बेनिफिट भी है। बेनिफिट ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन ओवर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन को थोड़ा ज़्यादा फेवर किया जाता है एज कंपेयर टू फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। तो जो पहले दो ड्रॉबैक थे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में नहीं होते। जैसे एक था ना कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, यहाँ पर रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं होता है ना भाई, क्योंकि ये जो एसाइल कार्बोकेटाइन है ना, ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड है, हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन है। हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि बैक बॉन्डिंग जो फैक्टर है वो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने का सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देकर सभी एटम का ऑक्टेट क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर इस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट का कभी भी कोई चांसेस नहीं है। तो हर बार जो आप डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, हर बार जो आप सोचेंगे वही बनेगा, ठीक है। जबकि एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट हो सकता था तो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं भी मिल सकता था, नहीं। तो एक ये बेनिफिट है। दूसरा ये बेनिफिट है कि जो पॉली एसाइलेशन की बात अगर हम लोग करें, है ना, पॉली एसाइलेशन, हम लोगों ने उसमें जो सेकेंड ड्रॉबैक लिखा था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, वो लिखा था कि पॉली एल्काइलेशन ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑकर्स, बट यहाँ पर पॉली एसाइलेशन डू नॉट ऑकर। एंड क्यों डू नॉट ऑकर, जरा समझो कि भाई देखो ये बेंजीन है, हम लोगों ने 1 मोल ले लिया है, प्लस हम लोगों ने ये एसिलियम कार्बोकेटाइन बना दिया है, तो ये इस बेंजीन पर अटैक कर जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो जाएगा, और होने के बाद ऐसा कुछ कंपाउंड बनता नज़र आएगा। अब जो नया एसिलियम कार्बोकेटाइन बना है, इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये इस पर अटैक करेगा या इस पर अटैक करेगा। ठीक पहले जैसा कि अगर हमने 1 मोल इसको ले लिया, 1 मोल इसको ले लिया, तो ये इस पर कुछ मोल करके पहले ये बना देगा। वहाँ पर एल्काइलेशन अगर हम लोग समझें तो एसाइलेशन अपने आप समझ में आएगा। वहाँ पर जो ग्रुप एल्काइल जुड़ता था वो इस बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाता था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना देता था इसके कंपैरिजन में, सिर्फ बेंजीन के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप यहाँ देखें एसाइलेशन के बाद ये बेंजीन जो है ना, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया, इसका -m इफेक्ट और -I इफेक्ट भी है। तो इन दोनों इफेक्ट की वजह से ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो इस बेंजीन और इस बेंजीन में इस बार ये पुअर न्यूक्लियोफाइल हो गया, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिया गया और इसमें इलेक्ट्रॉन जितना रहता है उतना ही है। तो इसलिए ये पुअर न्यूक्लियोफाइल है, तो इसलिए प्रेफरेंशियल अटैक इस पर होगा। तो इस पर अटैक नहीं होगा, इसलिए पॉली एसाइलेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। ये एक बड़ी अच्छी बात है इसकी, और इसी वजह से जनरली फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन को फेवर किया जाता है, ठीक है, ओवर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ऐसे भी समझ सकते हो, या अभी हम लोगों ने जो पॉइंट ड्रॉबैक लिखे ना कि अगर कोई बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गया तो उसमें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं हो सकता। तो वही तो केस हो गया कि बेंजीन पर एक कीटोन ग्रुप जुड़ा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है -m -I से, तो इस पर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अब पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इसका अटैक इस पर इस बार नहीं होगा, ठीक है। एकदम सिंपल, मज़ेदार, बढ़िया बात। तो ये इसका बेनिफिट और ड्रॉबैक इसका भी था, ठीक है। चलिए, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन किया जाए, इसको मिटा रहा हूँ मैं, है ना, नोट कर लो जल्दी से। हाँ भैया,
जैसे एक क्वेश्चन, ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए एक बार। हो गया? तो देखो यहाँ थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ये, यहाँ पर फंस रहे होंगे कुछ लोग, ये सोच रहे होंगे कि यार ये भी एल्काइल हैलाइड हो गया और इधर एसाइल हैलाइड हो गया और AlCl3 दे दिया है, तो हम लोग इसको करके यहाँ कार्बोकेटाइन बनाएं, इसका अटैक इस पे कराएं, या यहाँ कार्बोकेटाइन बनाकर इसका कराएं। मतलब दो पॉसिबिलिटी है, या तो इधर से फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा या इधर से फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा। तो पहले फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा, है ना। क्यों ऐसा होगा भाई? क्योंकि अगर यहाँ से निकलेगा तो ये जो कार्बोकेटाइन है ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, 2 ही अल्फा हाइड्रोजन होगा, और यहाँ से अगर ये AlCl3 के साथ कोऑर्डिनेट करके निकलेगा तो हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो कौन सा कार्बोकेटाइन पहले बनने का चांसेस होगा, ज़्यादा स्टेबल वाला या कम स्टेबल वाला? तो ज़्यादा स्टेबल वाला। इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है ना फर्स्ट। ये चीज़ ध्यान रखोगे कि अगर कहीं किसी एक ही रिएक्शन में एसाइलेशन और एल्काइलेशन दोनों होने का चांसेस है तो एसाइलेशन फर्स्ट होगा। पहले एसाइलेशन कराओगे फिर एल्काइलेशन का पॉसिबिलिटी देखा जाएगा। तो यहाँ कार्बोकेटाइन बन गया, ये इस पर कर गया अटैक। चलो भाई, तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O, फिर 2-3 कार्बन ना, एक यहाँ, 2 यहाँ, तीसरा यहाँ और यहाँ Cl है, और फिर यहाँ पर AlCl3 तो रीजनरेट हो जाता है ना। अब क्या होगा, कुछ लोग यहाँ से रिएक्शन आगे बढ़ा दिए होंगे कि इसको कोऑर्डिनेट करा के इससे यहाँ कार्बोकेटाइन बना के इसका अटैक इस पे करा दिए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। क्यों नहीं हो पाएगा? इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन है ये आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा रहे हो, क्योंकि एल्काइल कार्बोकेटाइन है, और इस बेंजीन रिंग पे करा रहे हो जिस पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। बोलो भाई, तो हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं ड्रॉबैक में कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन फेल हो जाता है जब इस बेंजीन रिंग में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहता है। तो इसलिए इसका अटैक इस पर इस बार नहीं होने वाला। तो क्या होगा? तो अब देखो, इसका एक दो जगह क्वेश्चन जब ये जहाँ डिस्कस किया हुआ है, जहाँ पे दिया हुआ है, अलग अलग आंसर दिया हुआ है, तो मैं दोनों पॉसिबिलिटी आपको समझा दे रहा हूँ, है ना। और दोनों ही सही है, ऐसा नहीं है कि एक सही है एक गलत है, दोनों ही अपनी जगह सही है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम रिएक्शन कहाँ रोक दे रहे हैं। मतलब क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन के हिसाब से अपने को पता चल रहा है कि हाँ रिएक्शन यहाँ रोक दे रहा है और यही आंसर दे दिया, है ना। और दूसरे क्वेश्चन में दूसरी जगह जो डिस्कस किया हुआ है उसमें एक स्टेप आगे बढ़ा के दिया है। तो दोनों सही है, एक में दूसरा ऑप्शन मिसिंग है, दूसरे में पहला ऑप्शन मिसिंग है, तो दोनों बातें सही है। जैसे देखो, तो या तो इसका आंसर ये दिया रहेगा CH2 CH2 CH2Cl, या तो ये दिया रहेगा कि भाई इसका इस पर जोड़ के नहीं बनाया होगा, है ना, क्योंकि अगर ऐसा कर दिए तो फिर गलत हो गया, ठीक है। तो वो दिया रहता है कॉमनली, लेकिन वो नहीं होगा आंसर, मतलब ये रिंग नहीं बनेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन फेल। तो एक ऑप्शन ये है, और दूसरा क्या करता है कि यहीं से इसको बाहर निकाल के यहाँ कार्बोकेटाइन बना देता है, फिर हाइड्राइड शिफ्ट करा देता है, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाता है C डबल बॉन्ड O CH2 CH प्लस CH3।
यहाँ कार्बोकेटाइन बना, हाइड्राइड शिफ्ट होकर यहाँ बना, इसके पास 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 2 ही अल्फा हाइड्रोजन था, इस वजह से यहाँ तक कार्बोकेटाइन आ जाएगा, फिर हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा। याद करिए यहाँ पे प्लस चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में नहीं होता है, पहले भी बताए हैं। तो यहीं पे कार्बोकेटाइन बस रुक जाएगा। और ये बेंजीन है ना, ये बेंजीन अगर सिस्टम में पड़ा है, या हम लोग अगर बोले कि एक्सेस में दिया है ना, अगर ये एक्सेस में दिया है तो ये बेंजीन ढेर सारा होगा और होगा। तो ये अब हो गया अपना इलेक्ट्रोफाइल, और अब उस बेंजीन से जाकर मतलब यहाँ पर एक बेंजीन से ऐसा जुड़ जाएगा। तो या तो कुछ सवालों में क्वेश्चन ऑप्शन ऐसा दिया रहता है, ये सही बोलता है, उसमें ये ऑप्शन मिसिंग होता है, या ऐसा दिया रहता है उसमें ये ऑप्शन मिसिंग होता है। तो दोनों आंसर आपको बात समझ में आनी चाहिए कि ठीक है भाई, अगर बेंजीन एक्सेस में दे देगा तो हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे, अगर एक्सेस में नहीं दिया है तो हम लोग यहीं तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आप इस चीज़ को जज करिएगा। ठीक है, चलो, तो एक बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना, आगे बढ़ा जाए, नोट कर लो। हाँ भाई, अब एक बढ़िया चीज़ ज़रा समझा जाए। देखो, इफेक्ट ऑफ substituent on reactivity and orientation of ES। हाँ, समझा जाए जरा ये बात। देखो, जैसे एक बेंजीन है, अगर इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफाइल अगर इसमें अटैक करता है, तो उसमें 2 पॉइंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। एक, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन से कुछ x रेट से रिएक्ट करता है, कोई रेट होगा, है ना, तो उससे रिएक्ट करता है। ये हो गया इस बेंजीन का इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्टिविटी, है ना, कि बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ इस रेट से रिएक्ट करता है। दूसरा, ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन के किस कार्बन पर अटैक करता है। ठीक है, तो चूंकि ये बेंजीन है, तो चाहे इस पर अटैक हो इस इलेक्ट्रोफाइल का, चाहे इस पर हो, 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 सब एक ही बात है, क्योंकि सारे कार्बन एक जैसे हैं, तो कहीं पर भी अटैक हो सकता है ना। हम लोग दिखाते बस यहाँ है या यहाँ है ताकि पढ़ने में आसानी हो, है ना, लेकिन एक्चुअली तो किसी भी कार्बन पे अटैक हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका ओरिएंटेशन। ठीक है, अब मान लीजिए कि समझ गए इतनी बात। अब मान लीजिए कि इस बेंजीन पर अगर कोई ग्रुप जुड़ गया है, ठीक है, तो अब इस ग्रुप के जुड़ जाने के बाद इस ग्रुप का 2 इफेक्ट ES रिएक्शन पर आएगा, है ना। ये ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ग्रुप लग जाने से इस बेंजीन रिंग का अब ES के प्रति जो रेट ऑफ रिएक्शन है एज कंपेयर टू नॉर्मल बेंजीन, वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। समझे मैंने क्या बात बोली? मैंने बोला कि अब अगर कोई ग्रुप जुड़ जाए तो उसका रेट ऑफ ES बेंजीन की तुलना में बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, और वो जो पॉइंट है इस ग्रुप के लग जाने की वजह से, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी इफेक्ट या रिएक्टिविटी फैक्टर। ये ग्रुप जो है वो इस बेंजीन का रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स ES बढ़ा रहा है या घटा रहा है एज कंपेयर टू कौन, नॉर्मल अपना बेंजीन। ठीक है, तो वो बात आती है किसमें, रिएक्टिविटी में। दूसरा कि अब जब ये ग्रुप लग गया तो अब ये सारे पोजीशंस इक्विवेलेंट नहीं रह गए, है ना। अब आपको अच्छी तरह से मालूम होगा सबको कि ये पोजीशन जो होती है ये ऑर्थो कहलाती है ना। ये वाली जो दोनों पोजीशंस हैं दिस इज ऑर्थो,
जस्ट इस ग्रुप के अगल बगल वाली पोजीशंस ऑर्थो हैं, उससे जुड़ी हुई डायरेक्ट दोनों पोजीशंस ये मेटा पोजीशंस कहलाती हैं, है ना। ये दोनों पोजीशंस मेटा हैं, ये और ये इकलौता जो पोजीशन है इस ग्रुप के एग्जैक्टली अपोजिट वाला, ये पैरा पोजीशन कहलाता है, ठीक है। तो अब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इस ग्रुप के लग जाने के बाद इनमें से किस पोजीशन पर अटैक करना प्रीफर कर रहा है, और उसको हम लोग पढ़ते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर में, कि अब ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप लग जाने के बाद अब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है, जो आ रहा है, अटैक कर रहा है, वो किस पोजीशन पर अटैक कर रहा है, किस जगह, किस ओरिएंटेशन पर अटैक कर रहा है, इसलिए उसको बोला जाता है ओरिएंटेशन। तो इस ग्रुप के लग जाने से ये दोनों बातें है ना हम लोग को समझनी है। तो रिएक्टिविटी फैक्टर जो है वो इस ग्रुप को, है ना, रिएक्टिविटी फैक्टर बेंजीन था तो उस पर अपनी एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। अब अगर ग्रुप इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे, मतलब इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन पहुंचाए किसी भी इफेक्ट से, कौन कौन सा इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन या प्लस आई इफेक्ट से, अगर किसी भी इफेक्ट से इस बेंजीन रिंग में ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है तो रेट ऑफ ईएस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इस बेंजीन का बढ़ जाएगा ना। और ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप, समझ के बात, मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप किसको बोलते हैं, जो रेट ऑफ ईएस को क्या कर दे, बढ़ा दे, ऐसे ग्रुप को एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। और जो रेट ऑफ ईएस को घटा दे, ऐसे को हम लोग बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, है ना। जो रेट ऑफ ईएस को कम कर दे, ऐसे ग्रुप्स को बोला जाता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ऐसे ग्रुप्स कौन से होंगे जो रेट ऑफ ईएस यहाँ पर कम कर दे, हर वो ग्रुप जो बेंजीन से किसी भी इफेक्ट, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले। अगर नेट इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है तो ये बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉर्मल बेंजीन से कम हो जाएगी, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं, या तो एक्टिवेटिंग हो सकते हैं या डीएक्टिवेटिंग हो सकते हैं। एंड इन दोनों को हम लोग किस तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन। जो भी ऐसे ग्रुप हैं जो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे वो एक्टिवेटिंग होंगे, जो घटाएंगे वो डीएक्टिवेटिंग होंगे। दूसरा ओरिएंटेशन इफेक्ट है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन इफेक्ट दो तरह का ये भी डिवाइड हो जाता है, या तो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं हम लोग, और या बोलते हैं हम लोग मेटा डायरेक्टिंग। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इस ग्रुप के लग जाने के बाद इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का जो टेंडेंसी होता है, जो ओरिएंटेशन होता है, वो इन दोनों कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। इस ग्रुप के लग जाने के बाद या तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो और पैरा दोनों पर, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम पोजीशन अलग अलग है, लेकिन दोनों का इफेक्ट, दोनों पर अटैक से, दोनों पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से जो इफेक्ट आता है वो सेम आता है। इसको हम लोग अभी समझेंगे, पहले ये समझ लें फिर इसको समझेंगे। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो सकता है वो ग्रुप, या क्या हो सकता है भाई, मेटा डायरेक्टिंग हो सकता है। मतलब ये ग्रुप लग जाने के बाद या तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर अटैक करेगा, या इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करेगा, मेटा पर अटैक करेगा, ठीक है। तो ये ग्रुप का ही क्वालिटी है कि ग्रुप दो हिस्सों में डिवाइडेड है। कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रोफाइल को अपने ऑर्थो और पैरा पर भेजना चाहेंगे, और कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रोफाइल को अपने मेटा पर भेजना चाहेंगे, और ये बात भी हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों, ठीक है। तो चलो एक एक करके बात दोनों की ज़रा समझ ली जाए। पहले हम लोग रिएक्टिविटी फैक्टर देखेंगे, कुछ एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के बारे में। इनको भी क्लासिफाई कर दिया गया है, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को भी क्लासिफाई कर दिया गया है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, वीकली एक्टिवेटिंग में। पहले इतना नोट करो फिर इसको समझते हैं। लिख लिया है सबने,
ठीक है। तो देखो जो ग्रुप्स को अगर हम लोग एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग में, है ना, अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो पहले अगर हम लोग एक्टिवेटिंग ग्रुप की बात करें, ठीक है, मतलब अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि कौन कौन से एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे और कौन कौन से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे, उनको पहचानना है, ठीक है। तो देखो, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स में पहला है स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। इसको भी ना क्या किया गया है, थोड़ा सा, है ना, क्लासिफाई कर दिया गया है। एक बात तो क्लियर है, कॉन्सेप्ट वाइज अगर मैं बात करूँ, एकदम जो मेन कॉन्सेप्ट है, अगर ये सब आप याद नहीं करना चाहते हो या जानना नहीं भी चाहते हो, या अगर भूल भी गए ये सब बातें, तो जो मेन एकदम मुद्दे की बात है, जो एकदम कॉन्सेप्ट की बात है, वो क्या है कि कोई भी ऐसा ग्रुप जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचाए वो एक्टिवेटिंग होगा, और जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो डीएक्टिवेटिंग होगा। बस इतनी सी बात। अब आप जितने भी इफेक्ट पढ़े हो, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़े हो, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़े हो, प्लस एम पढ़े हो, माइनस एम पढ़े हो, प्लस आई पढ़े हो, जितने भी इफेक्ट पढ़े हो, बस उसमें से आपको चेक कर लेना है कि ये जो ग्रुप है ये बेंजीन में कौन कौन से इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन या तो पहुंचा रहा है या खींच रहा है। बस अगर नेट इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहा है तो एक्टिवेटिंग हो गया, अगर खींच रहा है तो डीएक्टिवेटिंग हो गया। दैट इज़ ऑल, ठीक है। हाँ, लेकिन थोड़ा अलग से हम लोग को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा माइन्यूटली भी कभी कभी चला जाता है ना। मोटा मोटी तो अपने को पता है, लेकिन जब माइन्यूटली जाएगा तब थोड़ा उसके लिए अपने को और थोड़ा सा डिटेल में देख लेना है। जैसे स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होंगे, जैसे अपना NH माइनस हो गया, जैसे O माइनस हो गया, है ना, जैसे NH2 हो गया, जैसे NR2 हो गया, और सारा कॉम्बिनेशन NHR हो गया, है ना, OH हो गया, है ना। ये ग्रुप्स अपने जो होते हैं ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग में है ना। जैसे NH माइनस है, ठीक है ना, तो NH माइनस का प्लस एम इफेक्ट तो होगा ही, मालूम है सबको, और क्योंकि इस पर माइनस चार्ज है, तो किसी एटम पर माइनस चार्ज अगर होता है तो वो क्या करता है, वो माइनस चार्ज तो नहीं रखना चाहता, तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, सबको मालूम है ना। तो क्योंकि इस पर माइनस चार्ज है तो इसका प्लस आई इफेक्ट भी होगा, तो इसका और इसका, इन दोनों का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस आई इफेक्ट होता है, क्या है ना। इसका भी प्लस आई इफेक्ट है, इसका भी प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई तो है ही, और कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट है। तो ये दोनों इफेक्ट से ये बेंजीन में इलेक्ट्रॉन भरेगा। इसका भी प्लस एम इफेक्ट है, इसका भी प्लस एम इफेक्ट है, इसका भी प्लस एम इफेक्ट है, और इसका भी प्लस एम इफेक्ट है। ये सारे प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, और बहुत अच्छा प्लस एम है इन लोग का, है ना। तो ये सब किस कैटेगरी में आ गए, है ना, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, ठीक है। अब आपको इसमें जैसे और डिटेल में क्वेश्चन पूछता है कि जैसे NH माइनस है, एक बेंजीन पर लगा है, और एक बेंजीन पर NH2 लगा है। अब आपसे पूछेगा कि बताओ ये ज़्यादा एक्टिवेटिंग है या ये ज़्यादा एक्टिवेटिंग है ना। तो भाई ऑफ कोर्स ये ज़्यादा एक्टिवेटिंग है, क्यों, क्योंकि ये प्लस एम भी शो कर रहा है और प्लस आई से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये प्लस एम तो अच्छा शो कर रहा है, लेकिन क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन माइनस आई से खींच रहा है ना। तो ये माइनस आई से खींच रहा है और प्लस एम से दे रहा है, ठीक है। लेकिन रेजोनेंस का इफेक्ट जो है हमेशा इंडक्टिव से ज़्यादा होता है, मतलब ये प्लस एम से जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसका टेंडेंसी कहीं ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन देने का, एज़ कम्पेयर टू सबसे छोटा इफेक्ट माइनस आई जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये सब किस कैटेगरी में आ गए, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, ठीक है। दूसरा अगर बात करें मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, ठीक है। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग कौन से ग्रुप होंगे, है ना, जैसे अपना कोई भी ऐसा ग्रुप जो क्रॉस कॉन्जुगेशन शो करता हो, जैसे ये हो गया, है ना, जैसे OC डबल बॉन्ड OR हो गया, है ना, जैसे OR हो गया, है ना, ये सब अपने मॉडरेटली एक्टिवेटिंग में। ये कैसे भाई मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, ये कैसे मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है ना। तो क्योंकि देखो ये नाइट्रोजन इस बॉन्ड पर बेंजीन जुड़ा है, वो खाली है ना, वो तो समझने वाली बात है। तो ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन को प्लस एम से दे रहा है,
बोले सर ये भी दे रहा था, तो ये मॉडरेटली और ये स्ट्रांगली में क्यों आ गया? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर इधर भी तो रेजोनेंस कर रहा होगा, ये भी तो एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो अब नाइट्रोजन का लोन पेयर है बेचारा, वो बेंजीन को भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और साथ ही साथ बगल वाले कार्बोनिल पे भी जा रहा है। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन हुआ ना, जब जब इधर जा रहा है तब तक बेंजीन को नहीं दे पाएगा। समझ के बाद? तो अब बताओ ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बेंजीन को पहुंचा रहा है कि ये वाला? ऑफ कोर्स ये वाला, ये कम पहुंचा पाएगा क्योंकि इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन है। वैसे ही केस ये हो गया, क्योंकि इसमें ये बेंजीन को देगा भी और इधर भी रेजोनेंस हो रहा होगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन है। OR का -I थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, +M तो अच्छा होता ही है, लेकिन -I थोड़ा सा स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू OH। ये ध्यान रखेंगे आप, इसका -I इसके -I से ज़्यादा होता है। तो इस वजह से इसका जो -I ज़्यादा है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एज़ कम्पेयर टू दिस कम दे रहा है बेंजीन को, इसीलिए स्ट्रांगली में ना आके किधर आ गया? मॉडरेटली में आ गया। ठीक है, उसी तरह से तो ये हो गया रेजोनेंस, बढ़िया रेजोनेंस, ये हो गया रेजोनेंस क्रॉस कॉन्जुगेशन। और अब जो तीसरा है वीकली एक्टिवेटिंग, है ना, वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप। वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से हो जाएंगे? अब हाइपर कॉन्जुगेशन वाले, मतलब R जैसे CH3, है ना, जैसे CH2CH3, है ना, जैसे CH3CH3, है ना, जैसे C, इसका सिर्फ +I होगा, ज़रा देखो ध्यान से, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, सिर्फ +I से इलेक्ट्रॉन देगा। इन सब के पास हाइपर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, अच्छा, जैसे COO- हो गया, इसका भी +I इफेक्ट होता है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, जैसे बेंजीन हो गया, है ना, जैसे CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया। बोले सर बेंजीन कैसे एक्टिवेटिंग हो गया? तो अगर मान लो इस बॉन्ड पे मैं बेंजीन जोड़ दूं तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा ना, रेजोनेंस तो कर सकता है। तो रेजोनेंस करके ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बगल वाले बेंजीन पे दे देगा। ठीक है, तो सर तो फिर जब रेजोनेंस कर रहा है तो फिर सर इसको स्ट्रांगली में आना चाहिए या मॉडरेटली में आना चाहिए। फिर ये वीकली में क्या कर रहा है? तो वीकली में क्या कर रहा है, जैसे ऐसे समझो कि देखो यार ये बेंजीन है अपना, मान लो इस पर ES हो रहा है, हो सकता है दोनों पर, हो सकता है दोनों पर, लेकिन हम किसी एक को लेकर पढ़ रहे हैं कि मान लीजिए इस पर हो रहा है तो ये ग्रुप की तरह काम किया, तो इस ग्रुप का इस पर इफेक्ट देखना है। अगर इस पर हो रहा होता तो ये ग्रुप की तरह काम कर रहा होता, इसका इफेक्ट इस पर देखते। तो हमने मान लिया कि ये वाला जो ग्रुप है ना, मतलब ये बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो ये ग्रुप है, तो इस बेंजीन के लिए ये बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन पहुंचा सकता है ना, तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन जब ये इसको इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा तो इस पर खुद पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। मतलब बेचारा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे तो दे रहा है बेंजीन को, लेकिन खुद पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के बाद, जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो खुद पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ रही है। जबकि इन केसेस में ऐसा नहीं है, इन केसेस ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे इनके पास जो बड़े मज़े से दे सकते थे, जाओ मेरा कोई लॉस नहीं है। ठीक है ना, इनका ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट रहता रेजोनेंस के बाद, लेकिन इस पर कैसा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो खुद पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जा रही है, तो बहुत अच्छे से देगा या कम देना चाहेगा? कम देना चाहेगा, क्योंकि खुद पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ रही है। इसीलिए ये किस कैटेगरी में आ गया है? वीकली एक्टिवेटिंग कैटेगरी में आ गया। क्लियर इतनी बात? तो जब माइन्यूटली सवाल पूछता है तो ये 3 क्लासिफिकेशन आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रहना चाहिए और बहुत क्लियर है। ये ग्रुप्स जो प्योर +M वाले हैं वो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, जो क्रॉस रेजोनेंस वाले हैं वो मॉडरेटली हैं, बचे हुए जो +I और हाइपर कॉन्जुगेशन वाले हैं वो सब चले जाएंगे वीकली एक्टिवेटिंग में। ठीक है, जल्दी से इन तीनों को नोट करो, डीएक्टिवेटिंग भी समझ लिया जाए। ठीक है, चल ठीक इसी तरह से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, है ना। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स
इसमें पहला है, अगर मान लो बात किया जाए तो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग जैसे अपना NO2 आ गया, जैसे अपना CCl3 आ गया, CF3 आ गया, NR3+ आ गया, NH3+ आ गया, NHR2+ आ गया, मतलब इन दोनों का सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, NH2R+ आ गया, ठीक है। केवल ये, ठीक है। NO2 स्ट्रॉन्ग -M स्ट्रॉन्ग -I, समझ में आ रही है बात। 3 Cl जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, स्ट्रॉन्ग -I और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। 3 F जुड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग -I और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। और ये सब स्ट्रॉन्गेस्ट -I वाले ग्रुप होते हैं, है ना। जब हम लोग -I का ऑर्डर जब लिखा गया था तो उसमें सबसे पहला जो ग्रुप था वो NR3+ था, याद आ रही है आपको बात। या NF3+ आप पढ़े होंगे, NF3+ भी आ जाएगा यहीं पर, है ना। ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग हैं। अब इसमें थोड़ा सा आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ऑल्दो ये -I वाले हैं लेकिन तब भी ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग में है, ठीक है। आई इफेक्ट तो सर हम लोग कम देखते हैं, लेकिन इनका सबसे स्ट्रांग -I होता है, ठीक है ना, स्ट्रांगेस्ट -I होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। NO2 तो आपको पता है। अब इनको छोड़कर जितने भी -M वाले ग्रुप हैं, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, वो सब मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग में आ जाएंगे, है ना। अब अगर हम लोग मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग की बात करें, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग की बात करें तो जितने भी, जैसे साइनाइड ग्रुप हो गया, जैसे CHO एल्डिहाइड हो गया, जैसे कीटोन हो गया, है ना, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जैसे सल्फोनिक एसिड हो गया, है ना, जैसे कोई एस्टर हो गया, जैसे कोई अमाइड हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया, नहीं कोई भी, अब कोई भी -M, ये सारे -M वाले ग्रुप हैं। अगर आप ध्यान से देखें, ये भी -M कर सकता है, ये भी सारे -M वाले ग्रुप हैं। तो ये मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग में आ गया। तो -M वाले बोले सर ये तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, -M मतलब रेजोनेंस से खींचते हैं। हाँ खींचते हैं, तो इसी वजह से ये मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग है। लेकिन ये ग्रुप्स इनसे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इसलिए ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग की कैटेगरी में है। समझ के बाद थर्ड है वीकली डीएक्टिवेटिंग। और वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं, जैसे हैलोजन, इम्पॉर्टेंट हैलोजन। बोले सर हैलोजन, किसी भी हैलोजन पे तो लोन पेयर है, तो ये तो +M भी करता है। लेकिन आपको पढ़ाया गया है कि हैलोजन का जो ओवरऑल इफेक्ट होता है ना, इसका -I जो होता है वो इसके +M से ज़्यादा होता है। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो मान लो ऐसा कोई ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे बेंजीन से जुड़ा है, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये बेंजीन से ऐसे इलेक्ट्रॉन खींच के अपनी तरफ खींचेगा, तो ये भी वीकली डीएक्टिवेटिंग में आ गया। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें यहाँ NO2 लग जाए तो ये भी हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग बात करें तो CH2X, अगर ये ग्रुप है CH2 और यहाँ पर हैलोजन, तो इसका भी स्ट्रॉन्ग -I लगता है, ठीक है। तो ये ग्रुप्स जो हैं वो वीकली डीएक्टिवेटिंग में आ जाते हैं, ठीक है। एक हैलोजन और कुछ ग्रुप्स ये हैं, ठीक है, वीकली डीएक्टिवेटिंग। तो इतनी बात समझ में आ गई सबको, है ना, स्ट्रांगली। तो ये डीएक्टिवेटिंग वाला थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाला बात है। ये तो अच्छा है ही, लेकिन इनसे भी अच्छे कुछ होते हैं, वो ये वाले हैं, ठीक है। और वीकली वाला तो समझ में ही आ रहा है, एक हैलोजन है और बाकी पाई बॉन्ड के थ्रू कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, तो जो इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन खींचने का वो रिलेटिवली कम हो जा रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिए। बढ़ा जाए आगे।
आइए भाई, अब थोड़ा एक चीज़ यहाँ पर समझा जाए, थोड़ा देखा जाए। देखो अब हम लोग डायरेक्टिंग नेचर की बात करते हैं। डायरेक्टिंग नेचर, ठीक है, मतलब ओरिएंटेशन तो दो तरह से है, या तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा वो ग्रुप, या वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। ज़रा ये हम लोग बात करें, थोड़ा नैरेटिव सेट करें, किसके लिए बात कर रहे हैं डायरेक्टिव नेचर के लिए? उस ग्रुप की जो बेंजीन पर जुड़ गया है। वो ग्रुप या तो एक्टिवेटिंग हो सकता है, डीएक्टिवेटिंग हो सकता है ना। और एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग किस कैटेगरी में लाई कर रहा है? रिएक्टिविटी में, मतलब रेट ऑफ ईएस को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, दैट इज ऑल, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। एक्टिवेटिंग बोल दिया मतलब रेट ऑफ ईएस को बढ़ा रहा है, डीएक्टिवेटिंग बोल दिया मतलब रेट ऑफ ईएस को घटा रहा है, ठीक है। जब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग की बात हो रही है तब रेट की बात नहीं हो रही है, तब किसकी बात हो रही है? सिर्फ इस बात की बात हो रही है कि जब वो ग्रुप बेंजीन पर जुड़ा हुआ है तो अपने रेस्पेक्ट में वो ग्रुप इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को किस पोजीशन पर भेजता है, किस रेट से भेजता है, इस बात का कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टिंग नेचर में। समझ के बात? डायरेक्टिंग नेचर किसकी बात हो रही है? ग्रुप की बात हो रही है। वो उस ग्रुप का डायरेक्टिंग नेचर क्या है, मतलब वो ग्रुप इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे भेजना चाहता है कि मेटा पर भेजना चाहता है। ये एक टेक्निकल बात है, ठीक है। इसको बहुत गलत तरीके से हम लोग पढ़े रहते हैं, बहुत सारी किताबों में लिखा रहता है, लेकिन बात समझिए, बहुत टेक्निकल बात है। डायरेक्टिंग नेचर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग किसी ग्रुप को कब बोलते हैं हम लोग? समझो बात, जैसे मान लो ये ग्रुप लगा हुआ है, तो या तो ये ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा या ये ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होने। कहने का मतलब या ये इनकम इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पर भेजेगा अपने, या मेटा पर भेजेगा, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो ऑर्थो पैरा पे भेजेगा या मेटा पे भेजेगा। ये नहीं होगा कि ऑर्थो पैरा मेटा सब पे भेज रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो इसी वजह से क्लासिफाई किया गया है। तो अब देखो कैसे डिफाइन किया गया है। जो डायरेक्टिंग नेचर है ये डिपेंड करता है किस बात पर, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। पढ़े थे सिग्मा कॉम्प्लेक्स हम लोग, वही जो कार्बोकेटायन बनता है इस पर, है ना। जैसे रिएक्टिविटी किस बात पर डिपेंड करता है? बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है। उसी तरह से ओरिएंटेशन किस बात पर डिपेंड करता है, या डायरेक्टिंग नेचर किस बात पर डिपेंड करता है कि जो बनने वाला सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, जो अरेनियम आयन इंटरमीडिएट है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ठीक है। कोई भी ग्रुप जब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अगर किसी बेंजीन पर जिसमें कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है अगर ऑर्थो या पैरा पर अटैक करे, तो जो बनने वाला सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, अगर ये ग्रुप उस बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स को किसी भी इफेक्ट से स्टेबलाइज करता है तो इस ग्रुप को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोला जाएगा। फिर से मेरे साथ दोहराइए, क्या बोला मैंने कि इस ग्रुप को, ये ग्रुप बेंजीन पे लगा हुआ है, जब कोई इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पर अगर ऑर्थो या पैरा पर अटैक करता है तो जो बनने वाला सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, अगर ये ग्रुप उस बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स को, जो कार्बोकेटायन होता है, बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स को अगर स्टेबलाइज करे ये वाला ग्रुप किसी भी इफेक्ट से, आइदर प्लस एम हो या हाइपर कॉन्जुगेशन हो या प्लस आई हो, अगर स्टेबलाइज करे तो ऐसे ग्रुप को हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो मेटा डायरेक्टिंग क्या होगा कि सर सिंपल है, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल, सुनो ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप किसको बोलते हैं? ऑर्थो पैरा समझ में आ गया सबको। मेटा किसको बोलते हैं? अगर मैं आपसे डिफाइन करने को बोलूँ तो अभी आप क्या बोलोगे? ये सही हो या ना हो उसकी बात डिसीजन हम लोग बाद में लेंगे, लेकिन ऑर्थो पैरा समझ में आया
अगर मैं मेटा सेम तरीके से आपको डिफाइन करने का बोलूँ तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर अटैक करे और ये ग्रुप बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करे तो उसको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलेंगे, ये बोलोगे। लेकिन ये गलत है, समझे बात ना? यहाँ वैसे डिफाइन नहीं हो रहा, इसीलिए मैं बोला था कि टेक्निकल है थोड़ा, समझो। अगर अब मैं मेटा डायरेक्टिंग पे आ रहा हूँ, जो एक डिफिनेशन मैंने बताई वो क्लियर हुआ। अब मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। अगर कोई इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऑर्थो या पैरा पर अटैक करे और बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स को अगर ये ग्रुप डीस्टेबलाइज कर दे तो उस ग्रुप को मेटा डायरेक्टिंग बोलते हैं। दोनों बातों में फ़र्क है, समझे? अभी समझाते हैं क्या। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग क्लियर हुआ? जल्दी से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग साइड में एक पॉइंट लिख लो, अभी समझाएंगे, है ना? दोनों बातें बढ़िया है, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो मज़ा आएगा, है ना? अगर आप सिर्फ कंक्लूज़न पर कूदना चाहते हैं तो मज़ा नहीं आएगा, है ना? तब फिर कोई किताब ही पढ़ लो, फिर तो सिंपल है। लेकिन कंक्लूज़न पे मत कूदो, है ना? तो थोड़ा सा जर्नी का भी आनंद लीजिए, है ना? चलिए, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाले साइड में जल्दी से लिख लो कि एनी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, इफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन ऑर्थो और पैरा पोजिशन, if incoming electrophile attacks on ortho or para position and if the sigma complex is stabilized by the group, then that group is called ortho para directing group. Then that group is called ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, समझ गए? मेटा डायरेक्टिंग साइड में लिख लो, है ना? मेटा डायरेक्टिंग साइड में लिख लो, देखो, इफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन मेटा पोजिशन, सॉरी क्या लिखना है? देखो, इफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन ऑर्थो पैरा पोजिशन, and if the group destabilizes the sigma complex formed, then that group is called meta directing group। समझे? जल्दी से एक एग्जाम्पल लेके हम समझा देते हैं, ठीक है? क्योंकि इतनी बात हो गई है तो इसको आज हो जाना चाहिए। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये लिख लिया है आपने। ज़रा इस बात को जो मैं समझाया अभी, इसको मैं थोड़ा सा अब टेक्निकली समझा देते हैं कैसे। जैसे मान लो अगर बेंजीन रिंग पर अगर मान लो OH जुड़ा है, अब आपको पूछ लिया कि भाई बताओ ये जो OH है ये एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है। आपको मान लो पहले एक बात पूछा तो आप देखोगे कि OH का +M इफेक्ट होता है, बढ़िया होता है ना? OH का +M इफेक्ट मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में बढ़ा रहा है, तो ये क्या हो गया? एक्टिवेटिंग हो गया। एक बात का तो आंसर मिल गया अपने को। अब अगर OH का ओरिएंटेशन फैक्टर पूछे या डायरेक्टिंग नेचर पूछे तब आप क्या करोगे? तब थोड़ा सा आपको सोचना होगा। तब क्या करोगे कि अब डिफिनीशन पे इसको लेकर समझ लेते हैं, फिर उसको अप्लाई करना सीखते हैं। तो अब देखो, इलेक्ट्रोफाइल बोला गया कि अगर ऑर्थो या पैरा पर अटैक करे, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्थो पर अटैक हुआ, तो इस इलेक्ट्रोफाइल का अगर ऑर्थो पर अटैक हुआ तो ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ H है, यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज, एक रेजोनेटिंग, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी चेक करना है अपने को, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ H है, यहाँ प्लस आ गया, फिर ये रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है, H है, यहाँ प्लस आ जाएगा।
तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं जो बेंजीन में भी बनते थे। और भी कोई बन रहा है क्या? देखो ध्यान से, और भी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसका? बनेगा। देखो इस ऑक्सीजन के जस्ट बगल वाले पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी तो एक बैक बॉन्डिंग वाला रेजोनेंस होगा। ये भी होगा ना, मतलब एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। कितने बने टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं, है ना। नॉर्मल बेंजीन में कितने बनते थे? 3 बनते थे। यहाँ पे कितने बने हैं? 4 बने हैं। बोलो भाई। तो एक तो 4 बना और उसमें भी एक हाईली स्टेबल है। क्यों हाईली स्टेबल है ना? क्योंकि ये वाला जो है इसमें सभी का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट हो गया। समझ गए? तो क्या ये OH ग्रुप बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज कर रहा है क्या? अगर ये बात पूछा जाए तो कर रहा है, और हाईली स्टेबलाइज कर रहा है। क्लियर मेरी बात? तो इसका मतलब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। समझ गए? और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव हो गया। ठीक है, तो ऑर्थो अटैक देख लिया हम लोगों ने, ज़रा पैरा अटैक भी एक बार देख लिया जाए, है ना। मान लो क्यों हम लोग कह रहे हैं कि ऑर्थो पैरा एक ही बात है, मतलब ऑर्थो पर अटैक हो या पैरा पर अटैक हो, इलेक्ट्रॉनिकली वो एक ही बात है। ये कैसे बोल रहे हैं हम लोग? तो मान लो इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे अटैक किया तो ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। पैरा पर अटैक हो गया, ये रेजोनेंस हुआ, वही बन रहा है क्या? देखो तो तीन तो बने ही थे और एक यहाँ से एक और बन रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के हिसाब से क्या भाई, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं ठीक पहले जैसे, और सिर्फ सारे वही है ना। और इसमें भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है जो हाईली स्टेबल है, क्योंकि उसमें सभी एटम का ऑक्टेट क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। समझ के बाद तो जो इफेक्ट इस ग्रुप का ऑर्थो पर होता है वही पैरा पर भी होता है। तो अब हम लोग कहीं भी एक जगह चेक करके ये बात डिसाइड कर सकते हैं कि अगर वो ऑर्थो डायरेक्टिंग होगा, ऑर्थो पर स्टेबलाइज कर रहा है, तो पैरा पे भी कर रहा होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक, तो ऑर्थो पे अटैक करा लिए, पैरा पे अटैक करा लिए। अब OH ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग क्यों नहीं है, इसकी भी बात कर ले। तो हम लोग क्या करेंगे? ऑर्थो पे करा लिए, पैरा पे करा लिए, एक बार अब हम लोग मेटा पे भी जरा अटैक कराते हैं। ठीक है, तो पहले इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर मेटा अटैक जरा एक बार, है ना, बना के जरा देखो आप, है ना। इसको नोट करके वीडियो पॉज करके एक बार जरा मेटा पे अटैक का ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए जैसा मैंने बनाया है, और ज़रा चेक कीजिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों OH ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग नहीं है ना। ज़रा देखो तो, मिटाएं इसको। जैसे अब हम लोग सेम काम कर रहे हैं, इसका इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस बार हम मेटा पे करा रहे हैं। ठीक है, ज़रा चेक किया जाए। मेटा पे करा दोगे तो कुछ ऐसा यहाँ पे प्लस आएगा, फिर रेजोनेंस होगा, यहाँ पे प्लस आएगा,
और कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसका? नहीं बनेगा। मतलब इसका नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बना है? 3 बना है, क्योंकि इस वाले कार्बन पर जब मेटा पे अटैक हुआ तो इस वाले कार्बन पे प्लस आया ही नहीं। तो अगर प्लस आया ही नहीं तो फिर अब ये ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग से उसको स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा। तो ऐसा नहीं है कि फिनॉल जो OH ग्रुप है वो मेटा के अटैक को डीस्टेबलाइज कर रहा है इसलिए वो ऑर्थोपैरा है, ऐसा नहीं है। क्या है? ये ऑर्थोपैरा पर जो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो उसको स्टेबलाइज कर दे रहा है एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के, और मेटा जैसा बनता था बेंजीन में वैसे ही बन रहा है। तो अब बताओ ज़रा सोच के कि इलेक्ट्रोफाइल अगर फिनॉल में अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहेगा तो किस पोजीशन पे प्रेफरेंशियली अटैक करना चाहेगा? भाई जिसमें कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बने, मतलब ऑर्थो या पैरा। समझ के बात इतनी? तो हाँ, इतनी बात सबको समझ में आई। थोड़ा सा टेक्निकल बात है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग तो आसान है, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग का जो लैंग्वेज है, जो बात है, जो बोलने का तरीका है, ये थोड़ा सा क्लिनिकल है। समझ रहे हैं बात? तो दो चार बार आज आप इसको अब रिवाइज करेंगे, दिमाग में सेट करेंगे। डिफ़िकल्ट नहीं है ना, लेकिन अलग तरीके से बोला गया है, ठीक है ना। तो जो मैंने लिखवाया है और जो मैंने बातें की हैं, इसको 1-2 बार आप हो सकता है फिर से देखो और वही बात अपने बार बार बोल के उसको दिमाग में सेट करो, है ना। जो पहले से पढ़े हैं, जो थोड़ा सा है ना, जो मिसकॉन्सेप्शंस भरे पड़े, उसको थोड़ा सा साइड लाइन करो, बाहर करो, उसको कोशिश करो बाहर निकले, और सिर्फ इस बात को फीड करो यहाँ पर, ठीक है। क्या बात? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग, बस इतना ही मैं चाहता हूँ कि किसको क्या कब बोलेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग सबको। मेटा डायरेक्टिंग पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि मेटा डायरेक्टिंग, तो तब एकदम बात क्लियर हो जाएगी आपको। तब तक के लिए आप आज रिवाइज करोगे और एक होमवर्क भी करोगे। आप थोड़ा सा इस पर पहले से काम करके आएंगे। जैसे मान लो NO2 ग्रुप है, सेम काम जो मैंने फिनॉल के साथ किया है कि एक बार ऑर्थो पे अटैक कराया, एक बार मेटा पे कराया, एक बार पैरा पे कराया, तीनों पे करा दिया है, और फिर इनके बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी चेक कर ली है। सेम काम आप NO2 जब लगा हुआ है तो इस इलेक्ट्रोफाइल का बारी बारी से ऑर्थो पैरा मेटा तीनों पे अटैक कराओगे, और फिर चेक करोगे कि बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स, आप खुद डिसाइड करोगे ये इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करना चाहेगा, किस पोजीशन पर, ठीक है। तो इतना होमवर्क करके आएंगे आप, तब इस पर बात करना ज़्यादा आसान होगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। नमस्कार।